गुड मॉर्निंग भाई। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया था, हरियाणा का मध्यकाल, और इसमें कहानी हमने बातचीत की थी। मध्यकाल का मतलब है दो बहुत इम्पॉर्टेंट वंश, एक जिसे आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत, वंश का मतलब दो टाइप, और एक जिसे आप कहते हैं हिंदुस्तान का बादशाह। तो ये बादशाहत जो है, ये तो शब्द ही पद था, बादशाह वहाँ से बादशाह निकला, और ये टर्म दिया ही एक बहुत बड़े आदमी ने था जिसका नाम था बाबर। सल्तनत बना है एक वर्ड सुल्तान से। सुल्तान मतलब राजा और बादशाह मतलब महाराजा। तो ये मान के चलो कि दो इम्पॉर्टेंट अलग अलग दौर में ये दिल्ली सल्तनत अगर देखें 1206 से 1526, और ये हिंदुस्तान जब पूरा बना 1526 से 1707। ये पानीपत का पहला युद्ध है और ये औरंगज़ेब की मृत्यु है। ये दिल्ली सल्तनत में ऐबक की शुरुआत और ये लोदी का अंत है। लोदी का अंत है। इसके बीच में जितना टाइम पीरियड आया, इस पूरे टाइम पीरियड में यानी 1200 से लेके, यानी कौन सी शताब्दी हुई है, और ये 18वीं, इन पूरे लंबे दौर में इंडिया के ऊपर पूरी तरह से जो धर्म दिखाई दिया वो इस्लाम था। इस टाइम पे आपको हिंदू शासक थोड़े से भी लेवल पे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि छोटे से छोटा हाकिम या मुहत्सिब या जितने पोस्ट थी, ये सब इस्लाम धर्म के लोगों ने, यानी किन लोगों ने, मुसलमान, इन लोगों का राज चला। देखें तो कायदे से 1000 साल, लेकिन वैसे अगर कहें बहुत ज़्यादा जिनके टाइम पे रेपो जिनकी बहुत ऊपर थी, ये यहाँ दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होके ऐबक से और बादशाह के बाद लगभग खात्मे पर आ गई। खिंचने को ये गाड़ी इनकी चलती रही जब तक कि आपकी 1857 की क्रांति नहीं हुई, क्योंकि इस क्रांति की जो एंड हुआ था वो बहादुर शाह जफ़र के बाद हुआ, और उसके बाद उसका कोई बेटा हमारे सामने नहीं आया। तो ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद ये पूरा मुग़लों का जो टाइम पीरियड था ये ख़त्म माना गया। उसके बाद कोई राजा या उसके बाद कोई बड़ा बादशाह या उनका वंशज पोता होता कोई बच्चे नहीं थे। अगर इसको देखें ऐबक, तो इससे पहले भी इंडिया पर लगातार अटैक होते रहे थे, और एक कहानी हमने गजनवी और गौरी की भी सुनी थी। और हम ये भी जानते हैं कि गजनवी से पहले सुबुक्तुगीन जो थे, कौन सी शताब्दी की बातें हैं ये 10वीं शताब्दी में इनके पैर जमने लग गए, क्योंकि हाँ 977 962 आपने पढ़ा था 1000। 10वीं और 11वीं शताब्दी पूरी इन्हीं लोगों की थी। फिर आपने देखा था 1191-92 में तराइन, जो कि गौर वाले इलाके से। तो अगर ध्यान से देखें तो 10वीं के बाद से इनके हाथ पैर चलने इंडिया की तरफ शुरू हो गए, और फिर धीरे धीरे करके अगर लंबा टाइम पीरियड कहें, जिन्होंने राज किया, जिनके सामने हम लोग कमज़ोर पड़े या हमने टैक्स भरा, वो ये वाला काल, ये दो टाइम पीरियड थे, एक दिल्ली सल्तनत का और एक हिंदुस्तान के बादशाह जब ये लोग बन गए। हमने कहानी पढ़ ली थी गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक की। लोदी शायद नहीं पढ़ा था, है ना। सैयद में तो कुछ खास था ही नहीं, पर हमने बात ज़रूर की थी थोड़ी सी, और जितना मुझे याद है लास्ट शायद हम ये तुगलक वंश पूरा पढ़ चुके थे, लोदी पढ़ना था, ठीक है। हम गुलाम वंश में कुछ नाम पढ़ के आए थे, जिनमें सबसे पहला नाम ऐबक का था, फिर इल्तुतमिश का, फिर रज़िया का, और फिर बलबन का। जैसे हरियाणा से सीधा जोड़ें तो ऐबक ने दिल्ली, हरियाणा, अजमेर, लाहौर तक की बेल्ट पर कोशिश की थी राज करने की, वैसे लंबा नहीं टिका 1206 से, पर क्योंकि पहला शासक था मुस्लिम इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश लंबा टिका था 1210 से 1236, ये 1236 66 से 86, जो मैंने 1246 से 66-65 लिखा, इस टाइम भी ये राज ही करता था। वो अलग बात है कि देखने में राजा नासिरुद्दीन महमूद था, तो इसको ध्यान से देखें तो 40 साल इसकी मर्जी चली, और इसने अपने हरियाणा में जो आपकी बेल्ट थी ना, ये हिसार वाली, इसका ये हेड था, हाँसी हिसार की बेल्ट का। तब हिसार से बड़ी चीज़ मानी जाती थी हाँसी, क्योंकि हिसार तो बसेगा आगे जाके 1351 के बाद, जब तुगलकों का राज आएगा 54 में, ठीक है 54 में।
तो ये मान के चलो कि ये तो बहुत आगे जाके बसा। उससे पहले ये बेल्ट की बात हो रही है कि हांसी हिसार की। बलबन ने आपके यहाँ पे दुखी किया था मेवात, क्योंकि मेवात के मेव जाति के लोगों ने इसके ऊपर कई बार अटैक किए, जानलेवा इसका हमला हुआ और इसके पैसे छीन लिए। इसके बाद खिलजियों में अगर बात करें तो आपके यहाँ 2 खिलजी हुए, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। जलालुद्दीन के टाइम आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था हरियाणा में। अलाउद्दीन के टाइम में क्योंकि उसकी नीतियाँ बहुत टफ थी तो हमने ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वो सेना भेजे। स्थायी सेना लेके बैठा था, उसका तो सेकंड लगता हमें बर्बाद करने में। हाँ, छुटपुट विद्रोह हमने ज़रूर किए जब ज़रूरत पड़ी। तुगलकों के टाइम में हरियाणा में काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि इस टाइम एक तो नहरें और एक शहर, हरियाणा के 2 बड़े शहर हिसार और फतेहाबाद, ये तुगलकों के टाइम की देन है। और नहरों का निर्माण भी पहले गयासुद्दीन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक, यानी आपके हरियाणा का डेवलपमेंट देखा गया किस काल में जाके, तुगलक। और तुगलकों का एंड आते आते ये कमज़ोर पड़ गए, जिस कारण से बाहर से हनुमानगढ़ राजस्थान से एक आदमी जिसका पैर भी नहीं था, जिसका नाम था मोहम्मद, ये क्या नाम था, तैमूर लंग। मोहम्मद बिन कासिम तो पहले आया था ना, तैमूर लंग, लंगड़ा था ये, इसलिए इसका नाम तैमूर था, तैमूर लंग, कि भाई लंगड़ा था। अब ये तैमूर आपके हरियाणा की तरफ इसलिए आया क्योंकि दिल्ली सबका टारगेट होता था, और ये राजस्थान के भटनेर से आपके यहाँ ट्रेवल करते करते एक नदी के किनारे जिसका नाम था घग्गर, ये आपके सिरसा में, फतेहाबाद में, टोहाना में, फिर आगे चलते चलते इसी बेल्ट पे ये कैथल और करनाल की तरफ आएगा। करनाल से फिर ये नीचे पानीपत, और फिर इसका टारगेट है दिल्ली। फिर ये दिल्ली को लूटेगा और इसी बीच में हाँ फिर ये वापस निकल जाएगा हिमाचल की तरफ आगे जाके इसी रूट पे। तो ये आपके हरियाणा में भी कुछ टाइम गुजारेगा और उस टाइम ये मारकाट मचाएगा, गांव के गांव आपके तबाह कर देगा। खैर इसका टारगेट यहाँ रुकना नहीं था, इसलिए इसका असर बस इतनी दिन रहा जब तक ये दिखाई दिया। इसके बाद सैयद वंश आया, लेकिन सैयद वंश में कोई ताकतवर नहीं था, इसलिए आपके यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसका। जैसे इनसे जुड़ा कोई हरियाणा में बहुत बड़ा ना तो मॉन्यूमेंट दिखता, ना कोई ऐसा इतिहास में कोई चीज़ है। हाँ, इसके बाद इंडिया खाली पड़ा हुआ था, सैयद वंश कमज़ोर था, ज़्यादा ताकतवर था नहीं। तो आपके पड़ोसी अफ़गानिस्तान की बेल्ट से पठान उठ के इंडिया की तरफ आने लग गए, क्योंकि ये था थोड़ा भूखा टाइप का इलाका। यहाँ कोई खेती तो बढ़िया होती नहीं, पहाड़ हैं, कुछ ज़्यादा पैदा नहीं होता कुछ भी, और वीरान सा इलाका था। तो यहाँ से पठान उठ के और किस तरफ आने लग गए, और भारत में एक बसी बसाई कौन सी सल्तनत थी, दिल्ली। अब दिल्ली सल्तनत है, सोचो महरौली का इलाका पूरा डेवलप कर दिया इन्होंने, मस्जिदें बना रखी हैं, रहने के महल, क्योंकि इल्तुतमिश इतने साल काट गया तो महल तो बनाया था ना उसने। अब ये बसा बसाया इलाका, क्योंकि ताकतवर आदमी नहीं है तो कहाँ से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान। और इनमें सबसे ताकतवर जो पहला आदमी आएगा, बहलोल लोदी। अब इसके बारे में ध्यान से सुनो, आज की कहानी यहाँ से समझनी है। ये आज का टॉपिक स्टार्ट होगा, बहलोल लोदी। इसके बारे में सब चीज़ें कहानी से पहले समझेंगे, फिर किताब उठाएंगे। तो सबसे पहला आदमी लोदी वंश में एक आदमी है, बहलोल लोदी। ये आपके हरियाणा, पंजाब और इस पूरी दिल्ली की बेल्ट पे आएगा, और ये आपके यहाँ आएगा। किस सन में आया था ये, 1451, और ये रहेगा 1489। ये बड़ा ही चालाक और समझदार था, डिप्लोमेटिक आदमी था। यहाँ आया और देखा खाली पड़ा इलाका है तो मैं बस जाता हूँ, लेकिन हर टाइम मन में डर था कि भैया पठान यहाँ के नहीं हैं, हम तो अफ़गानिस्तान के हैं। और यहाँ अगर देखें ग ख त स में अगर उठा के पढ़ें तो वो या तो तुर्की थे या तो वो हाँ अरबी थे। तो इसको लगा कि भैया मैं इनसे अलग हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा मर्डर कर दें। तो अगर मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए तो मुझे अपने जैसे आदमी यहाँ बुला लेने चाहिए। हर आदमी को ना अच्छा फील होता है जब उसके जैसे लोगों के आसपास वो घिरा रहता है। तो इसने अफ़गानिस्तान के पठानों को खुला न्योता दिया कि भाई यहाँ है गरीबी, अफ़गानिस्तान में हमारा नहीं भरता पेट, यहाँ ना गेहूँ ढंग का ना कुछ भी, तो हम सब उठ के जितने मैक्सिमम लोग चाहें वो इंडिया चल पड़ेंगे। मैं तुम्हें लीड कर लूँगा और वहाँ खूब खाना पीना और बड़ी बड़ी इमारतें, हम रहेंगे आराम से। इसकी बात सुन के ढेरों पठान उठ के किस तरफ आ गए, भारत खाली था, भारत अमीर था, भारत में खूब सारे लोग थे, खाना पीना, नदियाँ, तो सब कुछ बेहतर था। वहाँ से ये उठ के आ गए और इसने बड़ी चालाकी से ना, जो लोग उठ के इसके साथ आए इसने कभी उनको बेइज्जत नहीं किया,
उनको हमेशा रिस्पेक्ट दी। और इतना भी कहते हैं कि जब इसके सरदार खड़े होते थे ना तो ये बैठता नहीं था, ये कहता था मैं तुम में से ही एक हूँ, हम सब मिलके इस भारत पे राज कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कम विद्रोह किसके टाइम में हुए, लेकिन विद्रोह तो होगा ही होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। तो उन्हीं विद्रोहों में हरियाणा में भी एक बेल्ट थी आपकी, जो हांसी हिसार वाली बेल्ट है ना, अब हिसार बस चुका, क्योंकि हिसार तुगलकों के टाइम में हिसार फिरोज़ा नाम से बसा दिया गया। तो हिसार से एक आदमी है जो मना करेगा कि भाई ऐसे कैसे विदेशी आके पठान यहाँ पे काम करेंगे। अब ये आपस में लड़ेंगे, कुछ तुर्की हैं, कुछ गैर तुर्की हैं, कुछ पठान हैं, कुछ और इन्हीं के कल्चर के, इन्हीं के जैसे लोग हैं। तो हिसार की बेल्ट में और एक आपके दक्षिण की मेवात की बेल्ट में इसके विरुद्ध भी कामकाज होगा। आगे जाके हम इनके नाम, जैसे सारंगी वाला है, ये नाम पढ़ेंगे। इन लोगों ने बहलोल लोदी के खिलाफ काम किया था कि भाई ऐसे कैसे बस जाएगा, पर बहलोल लोदी समझदार था, उसने बहुत प्यार से तरीके से सारे विद्रोहों को दबा दिया। इसका एक लड़का बहुत काबिल था जिसका नाम इसने रखा था, नाम तो कुछ और था लेकिन निज़ाम खान कहते हैं। आगे जाके ये फेमस कौन बनेगा, यही सिकंदर लोदी बनेगा। आपको ये पता है निज़ाम का मतलब राजा होता है, राजा शब्द निज़ाम को इंडिकेट करता है और खान ये अपने नाम में लगाते हैं। तो निज़ाम खान ही आगे जाके क्या बनेगा, सिकंदर, जो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखेगा, संगीत का बड़ा जानकार होगा। ये निज़ाम खान अपने पिता की हेल्प करेगा बहलोल लोदी की, और हिसार और मेवात की तरफ, मेनली हिसार की तरफ, ये अपने फादर को कहेगा आप चिंता ना करें, हरियाणा की इस बेल्ट में मैं हूँ, मैं ध्यान रखूँगा। और तातार खान नाम का एक आदमी है जो, हाँ तातार खान, जो इससे लड़ेगा। तो ये इसका बेटा ये और हिसार का हेड तातार खान आपस में लड़ेंगे, लेकिन हिसार में नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे अम्बाला में। तो कहाँ जाके इनकी लड़ाई हुई है, अम्बाला। अब अम्बाला में आपके हरियाणा का, देखो इनमें से आप कोई भी नहीं हो, क्योंकि तातार खान भी विदेशी है और ये भी विदेशी है, निज़ाम खान। ये कौन लोग हैं, ये अरबी, तुर्की, पठान, ये आप बाहर के लोग हैं ये सब। कोई तुर्की से आया, कोई अरब से आया, कोई अफ़गानिस्तान से। ये आपस में लड़ रहे हैं और हम तो बैठ के मूक दर्शक, हम देख रहे हैं, जो राजा बनेगा हम टैक्स उसको दे देंगे, लड़ो मरो कुछ करो। तो अम्बाला में दो लोग लड़ते हैं, तातार खान और निज़ाम खान। निज़ाम खान ही कौन है, और ये लड़ाई हो किस चीज़ के लिए रही है, हिसार की बेल्ट के लिए, क्योंकि हिसार हांसी बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह थी, कभी बलबन के टाइम से यहाँ बहुत टैक्स आता था। तो इसकी लड़ाई ये अम्बाला में लड़ेंगे, जिसमें तातार खान मारा जाएगा और कौन जीत जाएगा, निज़ाम। फिर इसी तरह ये आगे बढ़ेगा इसी बेल्ट के, और फिर ये एक सारंगी वाला करके, हाकिम खां नाम था उसका, सारंगी वाला, उसके खिलाफ भी काम करेगा और ये जीत जाएगा। तो निज़ाम खान एक ताकतवर नाम हो जाएगा और आगे जाके अपने पिता के बाद यही कमान संभालेगा। 1489 से लेके और 1517 तक कमान किसके हाथ में रहेगी, जो आगे जाके क्या नाम बनेगा, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के टाइम आपके जितने भी विद्रोह हुए उन सबको निज़ाम खान ने अपने आप देख लिया। जब ये सिकंदर लोदी बनेगा ना राजा, तो ये दिल्ली बैठेगा, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लाहौर। सिकंदर लोदी के टाइम में भी आपके यहाँ छुटपुट छुटपुट विद्रोह होंगे, और ज़्यादातर आपके विद्रोह कौन करते थे, किसान। और किसानों की दिक्कत क्या होती थी, टैक्स या तो फिर धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म को जब भी खतरा लगता था तो फिर किसान भी विद्रोह कर देते थे। दो बड़े कारण रहे हैं हमेशा से, भाई हमसे टैक्स बहुत ज़्यादा लोगे तो भी हम एंटी होंगे, किसान विद्रोह करेंगे। और अगर धार्मिक कारण आपको याद हो, गोहाना में मंदिर तोड़े गए थे तो हमने विद्रोह किया था। यानी किसानों ने, हरियाणा के ज़्यादातर लोगों ने दो कारणों से हमेशा विद्रोह किया, या तो टैक्स बहुत गलत मांगा गया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन का हिस्सा जो हम दुखी हुए, या फिर हमारे हरियाणा के धर्म के ऊपर आँच आई तब हम लड़े। इन दो कारणों से फाइनली सिकंदर लोदी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, धर्मांध ज़रूर था ये, और ये हमेशा धर्मांध गड़बड़ करता था। जैसे अपनी खुद की माँ इसकी हिंदू थी लेकिन हिंदुओं से चिढ़ता था, तो कई बार इसके खिलाफ भी हमने छुटपुट से विद्रोह किए। इसका बेटा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे और याद आ गया, इससे जोड़ के इसको थोड़ा सुन लो। बहलोल लोदी मैंने बताया बड़ा चालाक था, हमेशा अपने पठानों को बराबरी पर रखता था। तो इसी टाइम पर एक और आदमी अफ़गानिस्तान से आया था, जो आगे जाके आप शेरशाह सूरी पढ़ेंगे ना, शेरशाह सूरी के दादा थे, नाम क्या था, इब्राहिम खान सूरी। वो भी तो पठान ही था, अफ़गानिस्तान से आया था। तो बहलोल ने जब बहुत सारे लोग बुलाए, इनमें एक आदमी आया, इब्राहिम खान
सूरी, ये शेरशाह सूरी के दादा हैं, मतलब शेरशाह अभी है नहीं, शेरशाह आगे जाके आएगा। इब्राहिम खान सूरी कहाँ से आए हैं? और मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान से आने वाले सभी पठानों की बहुत इज्जत किसने की? बहलोल लोदी ने। तो इब्राहिम खान सूरी जब अपने हरियाणा की तरफ आए ना, ये हिसार की बेल्ट में जो आदमी हेड था, हिसार का जो फौजदार था, उसके पास इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। वैसे ही उठ के आ गए थे, समझदार थे भाई, वहाँ खाना पीना था नहीं, कुछ गरीबी थी, यहाँ आ गए और काम किसके पास करने लग गए? अब इस हिसार के फौजदार ने देखा लड़की, भाई आदमी अच्छे काम कर रहा है, तो उसने कुछ साल बाद इसको कहा कि भाई देख, मैं तू अच्छा आदमी है, काम करने के काबिल है, तू राज भी कर सकता है, और मैं तुझे 40 गांव दे देता हूँ, तू ये इलाके में अपना टैक्स इकट्ठा कर, सेना बना और अपना काम कर, मुझे ज़रूरत हो तो मेरी मदद कर देना। यानी इब्राहिम खान सूरी के पैर जमाने के लिए इसको कितने गाँव दे दिए गए? 40। अब 40 गांव में टैक्स भी देंगे, फिर ये सेना बनाएगा, फिर हो सकता है कहीं अटैक करे, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाए। ये 40 गांव से जितना टैक्स आने लगा, ये किसके घर आने लगा? तो एक ने तो अपने पैर जमा लिए बाप ने। अब इसका बेटा था, इसका बेटे को इसने कहा कि देख, मैं तो हरियाणा की तरफ काम करूँ, तू दिल्ली चला जा, क्योंकि दिल्ली में बैठा था बहलोल लोदी। अब हरियाणा में तो किसी एक आदमी के अंडर काम कर रहा है। इसका बेटा, किसका बेटा? इब्राहिम खान सूरी। ये किसके दादा हैं? शेरशाह। यानी शेरशाह के पिताजी कहाँ चले गए? दिल्ली। तब वो जवान थे, दिल्ली जाके वो बहलोल लोदी के दरबार में गए और कहा जी मैं इस तरह से आपने न्योता दिया था अफ़गानियों को, मैं अफ़गान हूँ, पठान हूँ, और आपके पास में काम करने आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, उसको अपना एक बड़ा सेनापति था, कहा कि इसके साथ तू काम पे लग जा और ठीक है तेरे लेवल का ही काम दे देगा। तो इसने बहुत अच्छा काम किया। देखो, काम जो करेगा ना उसकी कीमत हमेशा से थी, है और रहेगी। इब्राहिम खान सूरी ने अपनी जगह बनाई, खाली हाथ आया था। इसके बेटे ने दिल्ली जाके एक और जो कोई हेड था दिल्ली में, इसका बहलोल लोदी का आदमी, क्योंकि राजा अकेला नहीं होता, उसके बहुत नीचे हेड होते हैं, उसके पास काम किया और इतना अच्छा काम किया कि उसने बहलोल लोदी को कहा कि जी ये आदमी बहुत ठीक है। यानी इब्राहिम खान सूरी का जो पुत्र था, जो बेटा था, इसकी तारीफ जिसके पास ये काम करता है उसने किससे कर दी? तो बहलोल लोदी ने कहा ठीक है, अगर अच्छा लड़का है तो इसको रियासत का छोटी मोटी का मालिक बना दो। उस टाइम पर इब्राहिम खान सूरी के बेटे को, यानी शेरशाह के पिता को, आपका जो यमुनानगर का शाहबाद का इलाका है ना, ये दे दिया गया। तो देखो कैसे खाली हाथ आए आदमी आपके यहाँ पे पैर जमा रहे हैं, क्योंकि काम अच्छा कर रहे होंगे। तो जो दादा थे शेरशाह सूरी के, उनको जगह कहाँ मिल गई? हरियाणा के, हाँ, हिसार नहीं, इनको जो गांव दिया, हिसार के पास तो काम किया। ये जो 40 गांव दिए थे, ये इसको दिए थे नारनौल महेंद्रगढ़ के पास। काम ये करता था हिसार वाले के पास। हिसार वाले ने खुश होके गांव दे दिए कि ये 40 गांव तेरे, इनका टैक्स तू इकट्ठा कर, आराम से रहे, और जब मुझे ज़रूरत पड़े मेरी मदद को आ जाना। तो इसके जो दादा हैं शेरशाह सूरी के, इन्होंने अपना काम हिसार के पास शुरू करके अच्छा काम करके, और कौन सा इलाका ले लिया? नारनौल का। इनके पिताजी यहाँ नहीं रुके, इनके पिताजी को दादा ने कहा तू दिल्ली जा। वो दिल्ली जाके किसकी सेना? बहलोल लोदी के खास आदमी के पास काम करने लग गए। तो उसने इसकी बड़ाई किसके सामने कर दी? तो उसने कहा दे दे इसको एक जागीर उठा के। कौन सी जागीर दे दी? तो अब सोचो, शेरशाह सूरी अभी बच्चा है और उसके बाप दादा के पैर जम गए हरियाणा में। एक के पैर जम गए नारनौल की तरफ और एक के शाहबाद में। इसका फ़ायदा आगे जाके किसको मिलेगा? भाई जिसके माँ बाप ने अच्छा काम कर रखा है उसके बच्चे को कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए आगे जाके आप देखेंगे शेरशाह सूरी राज करेगा। जब ये सब खत्म होगा ना, इन सब का टाइम पीरियड, उसके बाद बीच में तो 1540 से और 45 तक वो राज करेगा, क्योंकि इन्हीं के टाइम की बातें हैं वो, जो आपका ये हुमायूं और उन सब के बाद। हाँ, ये सब चीज़ें बीच में आई हैं। तो आज हम क्योंकि इसके बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये सब बातें। अब आगे बढ़ते हैं। इसका बेटा कौन था? सिकंदर लोदी धर्मांध था, जबकि खुद की माँ हिंदू थी और बाप मुसलमान। इससे किसान क्यों दुखी थे? एक तो धर्म विरोधी काम करता था और टैक्स बढ़ा दिया। अगला कौन आया? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी 1517 में राजगद्दी पर बैठा और 1526 में अप्रैल में इसको युद्ध करना पड़ गया। 21 अप्रैल का दिन था ना, 21 अप्रैल 1526। किसकी लड़ाई हुई यहाँ? ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो 1526 में किस किस के बीच हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी। और आप सब जानते हैं बाबर को बुलाने में दो बड़े आदमी थे, ये था आलम खां और दौलत खां।
एक तो पंजाब का गवर्नर और एक इसका जो इब्राहिम लोदी है इसका चाचा, इसके रिलेशन में। तो ये मान के चलो कि खुद के देश के लोगों ने, आपके लोगों ने बाहर से एक आदमी बुलाया कि आके और इस राजा को मार दो और हम तुम्हें खूब पैसा देंगे। तो बाद में ये आदमी यहाँ आके मार के, और इसने सोचा कि ये कितने कमज़ोर हैं कि ये इब्राहिम को नहीं मार पाए, अगर मैं यहीं रह जाऊं तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और बाबर जो सिर्फ धन लेने के चक्कर में मर्डर करने आया था राजा को मारने, ये आपके देश में ही टिक गया। और सिर्फ टिका नहीं, इसके वंशजों ने कितना लंबा 1857 तक इन लोगों के वंशजों का टाइम पीरियड गिना जाता है। 1526 से सोचो 1626, 1726, 1826 और 1857, 350 साल राज कर गए एक आदमी के कारण। ना ये यहाँ आता, ना ये यहाँ टिकता, तो हुमायूं तो कभी भी ना आ पाता। तो एक जो है ना बीज का काम, कि भाई काम करना, शुरुआती काम इसने अच्छा कर दिया अपने लिए। लेकिन आपके इब्राहिम जो लोदी थे, ये मारा गया, और ये इंडिया में दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान है जो लड़ते हुए मारा गया। नहीं तो इससे पहले कोई गले की बीमारी, कोई घोड़े से गिरकर कोई किसी का मर्डर करवा दिया, ये इकलौता लड़ाई में मारा गया। और कहते हैं इसको हराने के बाद बाबर 7 दिन तक कहाँ रहा था, और इसने सब अमीरों को बुला के सब लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे और मालाएं और कीमती चीज़ें दी कि देखो मैं यहाँ राज करने आया हूँ लेकिन तुम्हें बराबरी पर रखूँगा। और इस तरह बाबर जो है ना, इसने समझदारी से अपने पैर जमा लिए, जबकि बाहर का आदमी है, फरगना का, इसकी बोली अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, लेकिन आपके इंडिया में इसने पैर जमा लिए। किस तरह से पैर जमा पाया, ये किन की गलती रही, कहीं ना कहीं है लोदी वंश की। लोदी वंश के 2 लोगों ने गड़बड़ की, एक तो बहलोल, ये क्या नाम था इसका, इसके चाचा, एक का नाम आलम खान और एक का नाम दौलत खान। चलो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे इतना समझ में आ गया। आओ भाई आओ। किस चीज़ में हो गया, क्लर्क में, फाइनल में? बस 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 बस। किस चीज़ में हुआ फाइनल? पुलिस में हो गया फाइनल, बहुत बढ़िया। किस ब्रांच से? अपने वाली से? अच्छा, सिरसा से आए हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खिलाती हूँ मिठाई। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें, आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, यही मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने दिन पढ़े हमारे पास? कितने दिन पढ़े? 6 मंथ्स। अच्छा, तैयारी कैसे की? किस चीज़ में से थे तुम? 31 लास्ट चांस था। चलो, इमर्सी चांस मिला था लड़के को जिसका इसने पूरा फ़ायदा उठाया, बहुत बहुत मुबारक है। इमर्सी चांस कैसे मिला? ओवरेज हो गया। हाँ, ओवर एज हो गई थी ना, लास्ट चांस। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो थोड़ी सी बातें इनको ही बताओ, कैसे पढ़े तुम, क्या किया तुमने? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद है और मैं सिरसा ब्रांच खारिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने अपना ICS 2019 तीसरे महीने की 29 तारीख को ज्वाइन किया था, और 6 मंथ का बैच लिया था मैंने, उस टाइम ज्वाइन किया था। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने की वजह से मैं 1 साल एडमिशन नहीं ले पाया था उसमें, तो 6 मंथ का एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद मैंने रेगुलर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद लगातार लाइब्रेरी में चलता गया, स्टडी करता गया, और जिसका नतीजा, और मेरा लास्ट चांस था। और सर ने लगभग 2019 के अंदर एक फेसबुक पे वीडियो डाली थी 8 मिनट की, वो मेरे सपने पर ले आई मुझे 8 मिनट की वीडियो। मैं उस टाइम में ना बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि घर की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी टाइम लगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो लगभग कहानी लंबी है, नहीं बता सकता। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। नहीं, कहानी लंबी है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मात्र 7 डेज का था उस टाइम, मेरा माँ बाप का साथ छूट गया था जी, मात्र 7 डेज आफ्टर बर्थ। तो उसके बाद आप अंदाज़ा ला सकते हो 30 साल तक कितना संघर्ष किया होगा मैंने। तो बिल्कुल स्थिति कमज़ोर थी। कभी लगभग कहानी लंबी है, घंटे 1.5 घंटे की होगी, तो कभी आपको किसी चैनल पे बताऊंगा, तो बैठ के आप सुन लेना। तो मैं स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर थी। और सब स्पेशल थैंक्स चाहूँगा बबीता मैडम का, जो एक सरस्वती माँ का हमें दर्जा मिला है उसे।
मैडम से पढ़ के ऐसे कभी लगता ही ना हम मैडम के पास बड़े ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे माँ के पास ही पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया फील हो रहा था। और मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल गई। और ये संघर्ष गवर्नमेंट जॉब का लास्ट 13 ईयर से चल रहा है। और मेरी पुलिस की भर्ती 2009 के अंदर पहली पुलिस की भर्ती सीआरपीएफ की सेंट्रल पुलिस की भर्ती क्लियर थी, लेकिन किसी कारणवश उसमें मैं रह गया था। 2009 और आज 2022 चल रहा है, 13 साल हो गए। लेकिन अब 14 साल के बाद तो राम जी घर आ गए थे, लेकिन 13 साल में मैं चलो गलत कर गया। और मेरा ये 7th भर्ती क्लियर है। 7 भर्ती मैं क्लियर, 7th भर्ती मेरे जाके अभी क्लियर हो गया है। थोड़ा सा मैं परिवार का स्ट्रेस, मतलब एक स्थिति की वजह से स्ट्रेस में था, वरना मेरा एसआई में हो जाता। मैं 3-4 नंबर एसआई में रह गया था। थोड़ा सा मेरा वीकनेस था, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी घर की, कुछ नहीं था। बार बार यही होता, अब की बार नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं ऐसे मुकाम पे था, अगर यहाँ ना होता ना तो मैं ऐसी जाके गिरता, जगह जिसके कोई अंदाज़ा नहीं था जी। और आज मैं बस ऐसी जगह पहुंच चुका हूं भी जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता हूं। तो स्पेशल थैंक्स फॉर आईसीएस स्टाफ और स्पेशल थैंक्स बबीता मैडम जी। देखो संघर्ष क्या है, ये लड़का इस चीज़ की आज मिसाल है। 13 साल तक ये सोच के एक काम पे लगे रहना कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। 2009 आज नहीं था। तुम सोचो तुम्हारी उम्र कितनी थी 2009 में। तब से मेहनत करते करते अब तुम देख लो इसका संघर्ष। और बिना माँ बाप के, एक अकेले बाप ना हो ना तब भी बच्चा बहुत टूट जाता है। माँ और बाप दोनों ना हो तो फिर तो लाइफ ख़त्म बराबर दिखती है। 7 दिन का ये जब था तब इसके पिताजी माताजी दोनों चल बसे। वहाँ से आज ये 31 साल का है। पर कहते हैं अच्छा 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 माता जी, ठीक है, माता जी का साथ नहीं मिल पाया इस बच्चे को। वहाँ से फिर दादा दादी ने पाल पोस के बड़ा किया। उनके लिए भी हमेशा शुक्रिया करना, क्योंकि बुरे समय में जो थोड़ा सा भी कहते हैं ना तिनके का सहारा बहुत होता है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और सोचो स्कूल भेज दिया, चाहे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, सरकारी स्कूल में नाम भी दिखवा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ से रास्ता मिल गया। तो अपने आप में संघर्षों की एक मिसाल है। नाम क्या है तुम्हारा? विनोद मायल। अच्छा, विनोद मायल सिरसा ब्रांच से हैं। और ऐसे लोग सच में काबिले तारीफ होते हैं। जैसे इतने लंबे समय तक संघर्ष करते रहना। कितनी बार ऐसा लगता था कि बस अब सब कुछ खत्म ही है हर रिजल्ट के बाद? बस ये लगता ही गया जी, बस अंदर से नहीं टूटे जी। फिर क्या फील होता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कभी तो मेरी किस्मत जागेगी? बस अंदर से नहीं टूटे। मैं तो ये कहता हूँ इंसान को अंदर से नहीं टूटना चाहिए, बार बार मेहनत। ये बिल्कुल सही बात है। देखो वो चींटी वाली कहानी नहीं है कि कितनी बार गिरे लेकिन फाइनली सोचे कि मुझे ऊपर पहाड़ को क्रॉस करना है तो कर लेगा। ये शायद आज तक का सबसे लंबा संघर्ष का उदाहरण है। कई बार परिमल सर एक और लड़के की बात बताते हैं, वो हमारा सबसे पहला स्टूडेंट था, राम निवास। बताते हैं वो मुझसे थोड़ा ही छोटा था जब हमारे पास पढ़ने लग गया, क्योंकि मैं भी बहुत यंग एज में पढ़ाने लग गई। और करते 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 अब जाके उसको गवर्नमेंट जॉब मिली। अब भगवान की दया से वो सेटल है, बढ़िया कामकाज चल पड़ा। लेकिन ये शायद 13 साल का संघर्ष, ये अब तक का सबसे लंबा संघर्ष जो मैंने सुना है। और उसमें ये टूटा नहीं लड़का, मन से फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर पढ़ा। आज ही आईसीएस की घड़ी लेने के काबिल बन गया। तो सच में बहुत 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 सारी शुभकामनाएं बेटा। ज़िंदगी में तरक्की करो, आगे बढ़ो, अच्छे इंसान बन के रहना। और जहाँ जिसकी मदद कर सको ना करना, क्योंकि देखो बुरा समय किसी पे भी आ सकता है, पता नहीं होता। अच्छा, हेलो, मैं आपको एक कड़वा सच कहूँगा भी, अगर आप महीने 2 महीने के लिए तैयारी के लिए आए हो ना, तो बेशक आज ही छोड़ दो। इसमें कोई मतलब ये निशंका नहीं, आज ही छोड़ दो। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना तो लंबे संघर्ष करना पड़ेगा। जिस दिन आपको नौकरी मिल गई उसी दिन छोड़ देना। बेशक आप चाहते हो महीने 2 महीने में क्लियर कर दूँगा। और आने वाला 2022 होते ही नौकरियों को भरमार है। कम से कम 50 से 60 हज़ार आपको पता वैकेंसी आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम लिस्ट में पक्का होगा। 100% मेरा आपसे ये वादा है। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें, सपना एक देखो मुश्किलें हज़ार आएगी, वो मंजर क्या खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। तो इस संघर्ष के
दौरान मेरे को काफ़ी लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ गया, क्यों पता था सबको इसके पास कुछ है तो नहीं। लेकिन आज वही टाइम है जो 13 साल बाद जो लोग छोड़ के ना, उनका भी कॉल हो, मैसेज उनका भी आ रहे हैं, आज फ़ोन भी आ रहे बधाई के लिए। तो ये एक और सबको, और मेरे समाज, मेरे गांव के अंदर एससी समाज के अंदर पहला पुलिस वाला हूँगा मैं, और मेरे गांव के अंदर। और मेरे परिवार के अंदर 32 साल पहले मेरे ताऊ जी है जो टीचर लगे थे, और 32 साल बाद मैं मेरे परिवार में ज्वाइन करूँगा पुलिस में। थैंक यू आईसी स्टाफ, थैंक यू। तो 32 साल बाद ये इनके घर में दूसरी नौकरी है। एक कोई लिख रहा था कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे। भगवान ना करे जो इसके साथ हुआ, विनोद के साथ, वो किसी के साथ भी हो। जैसे उस परिस्थिति में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलके भी अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप के बिना ये वही समझ सकता है जिसने इस दुख को देखा है, भोगा है। एक 7 दिन का बच्चा कैसे बड़ा हुआ होगा, कैसे पढ़ना सीखा होगा, कैसे उसने लाइफ को समझा होगा। और देखो दादा दादी ना, अच्छी बात है, माँ बाप के साथ होते हैं समझदार, लेकिन माँ बाप के बिना दादा दादी बेचारे कैसे पालें बच्चे को। बहुत बड़ा बोझ होता है बच्चे के लिए और दादा दादी के लिए भी, क्योंकि जनरेशन्स जब बदलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें दादा दादी की समझ से बाहर होती हैं। इसके दादा दादी की उम्र के लोगों में और इसकी पीढ़ी में बीच का कितना गैप आ गया, तो इसको कितनी दिक्कत आई होगी ना समझने में चीज़ें, या उनसे पूछने में। इसके मन में जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको सॉल्व करने वाला तो कोई भी नहीं था। उसके बावजूद इसने अपनी एक समझ बनाई और अपने मन को इतना स्थिर रखा कि मुझे टूटना नहीं है। तो इसके लिए जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे, भगवान ना करे किसी के साथ भी वो कंडीशन हो जो ये लड़का देख के आया। मुझे ये नहीं मिला था, मुझे यही मिला है, लेकिन ये कंडीशन सुन के तो कितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हो वो भी कम हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ खड़ा हो गया आके, ये बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हेलो, चलो आप बात करते हो एक्स्ट्रा मार्क की। एक्स्ट्रा मार्क तो ज़रा जितने पुलिस में मिले ना सभी थे मेरे पास, सभी। तो सभी मान के चलो फादर वाले तो मेरे को मिल गए, लेकिन उस टाइम मैंने यहाँ तक ग्रेजुएशन का सफ़र किया है, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मुश्किल से किया है मैंने। ठीक है, 8वीं तक आठवीं में मेरे दादाजी ने बोल दिया बेटा अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि उम्र उनकी हो सकी 80-85 साल। अब 80-85 साल से मैं आर्थिक सहयोग तो उनसे मांग नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने दिहाड़ी मजदूरी, यहाँ तक मैंने है ना, आपको क्या बताऊँ, पंप पे तेल डाला है, पंप पे तेल डाला है 10 रुपये में पर डे। 10 रुपये कितने होते हैं, पर डे मजदूरी की है 10 दिन, सारा दिन 10 दिन, एक महीने के 300 रुपये कमा के मैं ना, आज से मान लो 2009 के अंदर मेरी उम्र 15-16 साल थी, तो आप अंदाज़ा कौन मेरे को 60-70 में भी मजदूरी थी, कौन देता था उस टाइम, कोई नहीं देता था। 10 रुपये में सारा दिन काम किया है। और पंप पे, रिलायंस पंप पे, रानिया रिलायंस पंप पे, उसमें मैंने 1 महीने तक तेल डाला है। अभी तो आप जाके कंफर्म कर लेना। और लेंटर लगने वाली जो मशीन नहीं होती है ना, उस पर मैंने 1 साल तक काम किया है। तो अब आपके ग्रेजुएशन तो मैंने इस हाल में कर ली, और मैंने NCC भी कर रखी है। तो ये मान लो ये तो मेरा सारा मेहनत का ही काम है ना। चलो फादर वाले तो परमात्मा की देन से, चलो वो किसी, मैं तो ये नहीं चाहता किसी के ऐसे नंबर किसी को दे, लेकिन जो संघर्ष देखा ना परमात्मा, ये सब संघर्ष मैं कहता हूँ, मैं पीछे ज़िंदगी जो गई है ना मेरी, उसके तरफ झांक के भी नहीं दे सकता भी कैसा भी था। अपने आप भी गर्व हो रहा है विकास ऐसे। अगर मैं बिगड़ भी जाता ना तो भी लोग ये कह सकते थे भी इसका क्या दोस्त था, माँ बाप का साथ नहीं था। आपको पता है आजकल का माँ बाप का साथ मिलने के बाद भी बच्चा ना कितना मतलब लाइन से भटक जाता है। तो थोड़ा सा आप ना अपने पे पैसा से बनाए रखना, लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी जारी रखना, और आने वाले बाद 2022-23 आपके हाथ में सरकारी जॉब 100% होगी, ये मेरा दावा आपसे। ये जैसे कितने भी मार्क्स मिले, मान लो इसको सारे मार्क्स भी मिल गए, तब भी इसके जैसी स्थिति से सही रास्ता पकड़ना भी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माँ बाप का डर होता है ना, उसमें भी बच्चा बिगड़ जाता है। इसके ऊपर किसका हाथ था भाई, ये गलत संगत पकड़ लेता, नशे में पड़ जाता, तो कितने ज़्यादा चांसेस थे ऐसा करने के। 15-16 साल में जाके दादा ने कह दिया बेटा अब मैं नहीं कर सकता। उनकी गलती नहीं है, कहाँ से करते, मजदूरी ना करके कहीं भी ड्रग्स और ये नशे वगैरह करके पड़े रहते। कितने लोग देखे नहीं तुमने बिगड़ जाते हैं, भीख मांग ले, चेन स्नैचिंग कर ले, कोई गलत गैंग ज्वाइन कर ले, उन सबसे अलग हटके ये लड़का आज काबिल बन के यहाँ खड़ा है।
तो इस कंडीशन पे तो एक्स्ट्रा मार्क्स जितने भी मिले हो ना वो भी कम है, क्योंकि ये ज़ीरो से उठा है बिल्कुल और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। सच में बहुत बड़ा संघर्ष है तुम्हारा, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, काबिल बनो, आगे बढ़ो, यही मेरी दुआ है। ये पता है क्या है, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है कितनी भी बड़ी अचीवमेंट इंसान कोशिश करके हासिल कर ले उसमें नेगेटिव बात ढूंढनी है। अभी तुमने देखा 2-3 दिन पहले हमारी परिमल सर की मेरी एक फ़ोटो सीएम के साथ, वो 2017-18 की फ़ोटो, और उसको वायरल कर रखा था कि ये जो हैं अग्निवीर योजना में जाके और सरकार के पास बैठ गए। वो जो कपड़े मैंने पहने हैं ना वो पता नहीं कितने साल पहले मैं फेंक चुकी हूँ। अब ये देखो उनका क्या कर सकते हैं किसी का, वो फ़ोटो हमारे पास भी नहीं है, मेरे पास नहीं है वो इतना पुराना फ़ोटो, और वो उठा के कहाँ से जोड़ के और क्या। तो ये मान के चलो कि दुनिया में आप जब भी कुछ भी अच्छा करेंगे तो कमी ढूंढने वाले, बुराई खोजने वाले हज़ार लोग हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। भाई तुमने अपने लक्ष्य को एक साध लिया कि मुझे नौकरी चाहिए और पुलिस की नौकरी चाहिए। माँ बाप नहीं थे, दादा दादी ने भी एक एज के बाद, क्योंकि उनकी उम्र हो गई, वो भी कितना करते, मजदूरी की, 10 रुपये पर डे के एक पंप पे इसने तेल भरा। जैसे कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरा। कितना आसान होता है बिगड़ने वाला रास्ता कि कहीं एक घटिया सा गैंग ज्वाइन किया, चेन स्नैच की, किसी का बच्चा अगवा कर लिया, बिगड़ गया। लेकिन उन सबसे अलग हटके इसने 10 रुपये पर डे पे काम किया, 300 रुपये महीने के, और वहाँ से इसने अपने जीवन को आज एक सरकारी नौकरी तक पहुँचा दिया। तो इस जैसा संघर्ष भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो याद करना कि विनोद ने कैसा संघर्ष किया। तुम इससे तो बेहतर कंडीशन में हो, जिसके सिर पे माँ बाप का हाथ है, बड़े भाई बहन है, घर में कोई भी संभालने वाला है, कोई मारने पीटने वाला है, कोई समझाने वाला, इसके सिर पे कोई नहीं था, फिर भी आज ये यहाँ खड़ा है। तो संघर्ष बहुत 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 ज़्यादा काबिल बना सकता है, ये इसकी मिसाल है। बहुत बढ़िया। अब फिर कुछ बोलना है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जीवन को बहुत करीब से, दुख के समय को देख लेते हैं, संघर्षों को, तो हमारा मन करता है हम ये भी बता दें, ये भी बता दें, क्योंकि उस टाइम पर जब हम जूझ रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम ये बातें दूसरों को बता देंगे ताकि वो हमारी तरह दुखी ना हो। तो इसका देखो 31 साल, तुमसे थोड़ा बहुत बड़ा है ये, जो तुम बैठे हो, कोई 24 का, 25 का, चाहे 10 साल बड़ा हो, लेकिन ये देखो 10 साल का इसका संघर्ष का जीवन कितना रिच बना गया। अब ये मैच्योर अपनी उम्र से 20-25 साल ज़्यादा है, जो इसकी समझ है ना वो 50 साल जितनी बन गई, क्योंकि इसने लाइफ में 15-16 साल में वो 35-40 साल वाला संघर्ष देख लिया। तो बहुत बहुत सारी बातें इसके मन में हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो? इसको माइक दे दे। है दिखाई, यहाँ से ऑन है, ये यहाँ से देख ले पहले, ऑन है, ठीक है। नहीं अभी नहीं आई राजीव आवाज़, मुझे दिखा। चलो तुम कोई नहीं, मेरा वाला माइक यूज़ कर लो। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज़ क्या? हेलो। तो मैं 2019 के अंदर, चलो 5 मिनट आपको बता ही देता हूँ जहाँ से असली संघर्ष स्टार्ट हुआ। 2019 के अंदर मैं ऑलरेडी, इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में, शायद आपने नाम सुना होगा, बायर क्रॉप साइंस पेस्टिसाइड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो मेरा पहला सपना था भी मैं पेस्टिसाइड लाइन में जाऊँ। पहले सपना तो ये पुलिस का ही था, लेकिन चलो मगर अगर प्राइवेट जॉब मिल गई तो पेस्टिसाइड में जाएंगे और बायर कंपनी में जाएंगे। तो उसमें बायर पेस्टिसाइड कंपनी दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी है। उसमें भी इंटरव्यू हुआ था, लगभग 50-60 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी एक ही बच्चा लेना था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे अभी पुलिस की वर्दी क्यों चूज़ की, नौकरी चूज़, क्योंकि मेरे फील्ड की जॉब ज़्यादा पसंद है। तो क्यों, मैं पेस्टिसाइड में फील्ड का काम था सारा। तो मैं घर से निकला तो पेस्टिसाइड में था, तो घर से खाना लेके निकल जाता सुबह खेतों में। तो दोपहर का खाना खाने के बाद जामुन के पेड़ के नीचे एक फट्टा पड़ा था, उस पर लेटा हुआ था। तभी परिमल सर लाइव आए थे फेसबुक पे, तो उन्हें एक लगभग 7-8 मिनट की वीडियो डाली थी। 2018 की अपनी, 2019 के अंदर ये अपनी जो 18 के अंदर ये 2000 ग्रुप डी की लिस्ट आउट हुई थी। तो उसमें उसके बाद ही महीने 1.5 महीने बाद ग्रुप सर, अपने सर ने वीडियो डाली भी जो भी बच्चे ना भी एक बार फिर से कोई हार चुका है, थक चुका है, तैयारी करो, जहाँ भी हो प्राइवेट जॉब और सब कुछ छोड़ दो, 1 साल के अंदर
गवर्नमेंट की वैकेंसी भरमार आने वाली मैंने उसी दिन है ना दोपहर के लगभग 2 बजे था, मैं वो जामुन के पेड़ उसी दिन डिसीजन ले लिया, मैं आज से फिर से दोबारा तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उसी दिन घर जाके तैयारी की बात की। हालांकि मेरी मैरिज हो चुकी 2015 के अंदर, 2 बच्चे भी हैं। तो मिसिज बोली, मिसिज इसमें कामयाबी मिसिज का बहुत बड़ा आता है। आपको पता है अभी इस स्थिति के अंदर वो मिसिज का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो उसने इतना संघर्ष मतलब मेरे को कभी फील नहीं होने दिया। और उस दिन मैं ना, मेरे पास कुछ बजट नहीं था मेरे पास, चलो मैं पेस्टिसाइड में जॉब करते, मैं 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए थे। मैंने एस्टिमेट लगाया भी, अगर आप घर के हिसाब से थोड़ा सा कम में कम थोड़ा सा एस्टिमेट करें तो 1 साल निकल जाएगा अपना। और 1 साल में IQ बच्चा अच्छा था पढ़ाई में थोड़ा। 1 साल में तैयारी करने के बाद अपन काबिल तो शायद उम्मीद तो अपन पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव क्यों रखें। तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। मैं 40-50 हज़ार बजट के साथ आया और मैंने ICS में यहाँ सिरसा वालों को स्पेशल नमस्कार मेरी एक बार। तो मैं ICS में आया तो वहाँ पर सर से मैंने रिक्वेस्ट की। तो मैंने 1 साल के एडमिशन उस टाइम लगभग 6,000 रुपये थी। तो मैं 6,000, वही बात, बजट तो इतना ही था। मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत उनसे कंसेंस करवाई। उन्होंने मेरा 6,000 के 5,000 में एडमिशन करवाया भी, तब किस स्थिति देखते हुए। फिर बाद में 1 साल 6 महीने के मैंने एडमिशन लिया। 6 महीने के बाद 6 महीने बाद आफ्टर मेरे दादाजी चल बसे 2019 के अंदर, 6 महीने बाद। अब क्या है, गाँव के अंदर है ना ये थोड़ी रिवाज है अभी, उनके पीछे चल जाने के बाद उनके पीछे कुछ करना पड़ता है खाने वाले रिश्तेदारों के लिए। तो वहाँ पर क्यों मेरी वो ताऊ की जगह मेरी भी तो पंक्ति बराबर आनी थी, वहाँ पर 20,000 रुपये वहाँ आ गए। तो 40-50 हज़ार का बजट था, 20,000 वहाँ गई, तो रह गया कितना 20-25 हज़ार तो बच गए। तो इससे करते करते भी 6 महीने 20-25 हज़ार में 6,000 महीने बाद में इधर लॉकडाउन लग गया जी। 2 साल के अंदर लॉकडाउन लग गया, बजट इधर से बजट खत्म हो गया। फिर थोड़ा बैंक में थोड़ा भी सर्कल ठीक था, ये पेस्टिसाइड की सैलरी की वजह उन्होंने जो लोन दे दिया लगभग लाख 100 लाख का। इस फिर लोन उठाया, लोन उठाने के बाद साल के बाद 2 साल निकल गए, फिर लोन उठाया लगभग 2-2.5 लाख रुपये की, तो कर्जा भी हो गया। लेकिन नहीं, टूटने नहीं, अंदर थे, संघर्ष करना है। फिर ये 2000 ये भर्ती, आपको पता है ये पुलिस वाली पर काफ़ी संकट था, काफ़ी दिनों से इस पर तो शनि छाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से ये सिरे चढ़ी है। तो 2019 के 2022 चल गया। अब 2018 के बाद कभी कैंसिल हुई, कभी फार्म कैंसिल हुए। तो मेरे को भी ऐसे करते हुए लगभग 2-2.5 लाख कर्जा भी हो गया और संघर्ष फिर भी नहीं आ रहा, चलता गया और आज ये नतीजा आपके सामने है। बस आपको जो ये तैयारी का मौका मिला, मैं तो इसको हाथ से मत जाने दो। अगर एक बार जो ये मौका निकल गया ना, तो ज़िंदगी है ना ईयरफोन की तरह, पता ही नहीं लगेगा कब उलझ गई और कैसे उलझ गई। ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप है ना अपने पर निर्भर करते हुए सबसे तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। और नौकरी आपको 101% मिलेगी। 45 से 50-60 हज़ार पद बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ लगभग है ना इतने ही बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही इतने हैं, 50-60 हज़ार। कंपटीशन तो इनमें ही है, बाकी तो ये है अपने मेंढक बरसाती मेंढक की तरह 2 महीने आए निकल गए, कुछ नहीं है। ठीक है। तो लगभग बच्चा 1.5-2 साल तैयारी करेगा, 100% जॉब लग जाएगा जी। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छा लगा विनोद तुमसे बातचीत करके। बच्चे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी माँ बाप की तरफ से, कभी भाई बहनों, परिवार, ससुराल। इसने देखो कितना संघर्ष किया, अपनी जॉब तब छोड़ दी जब शादी हो गई थी। जैसे शादी के बाद खर्चे दुगने हो जाते हैं। परिवार के साथ 60,000 रुपये सोच के कि कोई नहीं, हम कम खा पी लेंगे, कम पहन ओढ़ लेंगे, 60,000 में साल निकाल देंगे। वो साल भी लॉकडाउन में फिर आधा निकल गया। यहाँ वो 20,000 दादाजी के उसमें खाने पीने में चले गए। अब इसने 2-2.5 लाख के कर्जे पे पढ़ाई करके, और आज ये इस काबिल है कि कर्जा उतार देगा और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य कम से कम दे सकता है। जो इसने खुद सहा वो इसकी आगे पीढ़ी को न सहना पड़े, और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कहते हैं नौकरी अकेली नहीं होती, वो पीढ़ियाँ बदलती हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब अपनी पीढ़ी को कामयाब बनाने के काबिल बन जाए। बहुत सारा आज हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद विनोद यहाँ आने के लिए। एक एक बच्चा अपने आप में मिसाल होता है, और जो इस तरह के लोग हैं, देखो सिरसा वालों ने भी कितना अच्छा किया। अब उस टाइम अगर अड़ जाते कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके साथ जो छोटा सा कंसेशन मिल गया, इसको सच में ज़रूरत थी। ऐसे बच्चे होते हैं ज़रूरतमंद, ऐसों को पढ़ा के हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उन्होंने, सिरसा वालों ने बहुत बढ़िया काम किया। आज ये लड़का कामयाब है। तो थोड़ा थोड़ा योगदान सबके देने से अगर एक भी इंसान कामयाब होता है तो उसकी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ो, जीवन में खूब तरक्की करो। चलो, आज तो हमारा टाइम बातचीत में ज़्यादा निकल गया, पर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जब मन टूटता है ना,
तब क्लास की पढ़ाई काम नहीं आती, तब विनोद जैसे एग्जाम्पल काम आते हैं कि विनोद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक लड़का 13 साल संघर्ष करके आज तुम्हारे सामने है, तुम्हारा संघर्ष इससे छोटा ही है। और 23 और 22 का एंड और 23 ये 2 साल लगभग हैं, 1.5 साल, इसमें अपनी लाइफ का 100% बेस्ट कर दो। 24 के बाद फिर नौकरी हो सकता है कम हो जाए। इलेक्शन के बाद सरकार को नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्शन सिर पे हैं, सरकार की इमेज खराब है, एक धूमिल छवि को दूर करने के लिए, हटाने के लिए सरकार को कोशिश करेगी सरकार की काफ़ी बड़ी नौकरियां निकाले। और जिसका अब नंबर आ गया ना उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, और जो रह गया फिर एक लंबा हो सकता है 5 साल 4 साल का, उसको फिर से एक ब्रेक देखने को मिले। तो खूब जी जान लगा के पढ़ो। और विनोद ने भी कहा, और सब समझदार लोग जानते हैं, कंपटीशन मुट्ठी भर लोगों में होता है, एक सीट पे 10 लोग ढंग से पढ़ते मुश्किल होंगे, उन 10 में से आपको आना है। ऐसा नहीं कि एक पे लाख लोग, भरते लाखों हैं, मैं ये नहीं कह रही फॉर्म नहीं भरते, लेकिन उन लाखों में से आधे लोग तो ऐसे जिनको किताब उठाने से मतलब ही नहीं है। उठाने वाले आधे पढ़ते हैं, आधे नहीं पढ़ते। ऐसे कितने हैं जो सोच लें कि मैं पढ़ के लगना है मुझे, और मुझे किसी भी हद तक मेहनत करनी पड़े मैं कर सकता हूँ। जो इतना सोच लेगा वो लग जाएगा। और 2022 और 23 ये मान के चलो तुम्हारे लाइफ चेंजिंग ईयर्स होंगे, ये ज़िंदगी बदल देंगे। आज अगर इसकी लाइफ बदल गई, इसकी पीढ़ी की लाइफ बदल गई, तुम्हारी ज़िंदगी ये 22 और 23 बदल सकते हैं, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पढ़ाई हम कल कर पाएंगे, आज हमने कहानी ज़्यादा सुनी जो ज़्यादा रिच थी। ये विनोद तुमने अपना समय बदला, इसीलिए तुम्हें ये, इधर हो जाओ थोड़े से ताकि सब लोग देख भी पाएँ। विनोद ने तो सच में अपना समय बदल लिया। जैसे कैसे समय में ये 7 दिन के जिसके पिताजी और माताजी जो है उसका साथ छूट जाए, वहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। चलो बाकी हम लोग भी कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलो।